अगर आप केवल अलग अलग एंगल से वीडियो शॉट्स, ड्रोन फुटेज, लेकिन आधी अधूरी जानकारी चाहते हो तो आप गलत चैनल आए हो। लेकिन अगर आप एक ही वीडियो में हरिहरेश्वर की कंप्लीट डिटेल्ड आइटिनरी देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हेलो दोस्तों, मैं द आइटिनरेटर आपका स्वागत करता हूं। हरिहरेश्वर की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को पूरा देख के फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार हैं? चलो। हरिहरेश्वर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पड़ता है, जो एक ओर हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है तो दूसरी ओर है विशाल समुद्र तट। हरिहरेश्वर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक है, जब मौसम पर्याप्त रूप से सुखद होता है। चलिए देखते हैं आपको बैकपैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। मुंबई से हरिहरेश्वर के बीच करीबन 220 किलोमीटर का अंतर है, तो वही पुणे से भी करीब करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 6 बजे मुंबई से हम गाड़ी लेकर हरिहरेश्वर के लिए रवाना होंगे। करीबन पौने 8 बजे के आसपास 62 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पनवेल के पड़सपे फाटा के नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स पे चाय नाश्ता के लिए रुकेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव, साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे एक से एक महाराष्ट्रीय पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन सुबह 8:30 को हम फिर बढ़ते हैं हरिहरेश्वर की ओर। करीबन 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर करीबन 1 बजे के आसपास हम हरिहरेश्वर में प्रवेश करते हैं। काफी लंबा सफर तय किया है और काफी भूख भी लगी है, तो सबसे पहले चलिए खाना खाने चलते हैं अशोक वन प्योर वेज रेस्टोरेंट। अशोक वन प्योर वेज रेस्टोरेंट महाराष्ट्रीय ब्राह्मणी शैली का शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए एक उत्तम जगह है। यहाँ आपको अनलिमिटेड बुफे भोजन की व्यवस्था है। बैठने की बहुत ही सरल व्यवस्था है, लेकिन यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ के उकड़ी के मोदक का तो क्या कहना, जरूर ट्राई करें। यहाँ एडवांस बुकिंग ली जाती है। आपको कोई असुविधा न हो, इसीलिए पहले से ही यहाँ फोन कर अपना बुकिंग कर लीजिए। ये रेस्टोरेंट ढेर सारे सुपारी और नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है, इसी कारण यहाँ बहुत शांत लगता है। खाना खाने के बाद दोपहर करीबन 2:30 बजे अब हम होटल चलते हैं। सर्विस क्वालिटी और बजट को ध्यान में रखते हुए हरिहरेश्वर में मुझे 2 होटल पसंद आए हैं, हरिहरेश्वर बीच रिजॉर्ट और दूसरा MTDC बीच रिजॉर्ट। दोनों रिजॉर्ट्स में पार्किंग हेतु बहुत सारी जगह उपलब्ध है। इनके कॉटेजेस और कमरे साफ और अच्छी तरह से बनाए रखे हैं। इन रिजॉर्ट्स में आप अपने कमरे से ही समुद्र के शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं। MTDC बीच रिजॉर्ट में तो आप बालकनी से ही सुबह सुबह सूर्योदय का आनंद भी ले सकते हैं। और तो और दोनों रिजॉर्ट्स स्वादिष्ट शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के लिए प्रसिद्ध है। दोनों होटल अशोक वन प्योर वेज रेस्टोरेंट से 15 मिनट की दूरी पर ही स्थित है और दोपहर करीबन 2:45 बजे तक पहुंच जाएंगे। चेक इन करें, फ्रेश हो जाए और आराम कर सकते हैं। अच्छा खासा आराम कर शाम करीबन 5 बजे चलिए अब हम चलते हैं हरिहरेश्वर बीच। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हरिहरेश्वर बीच काफी लंबा और साफ सुथरा बीच है। बीच पर एंजॉय करने के लिए ढेर सारे वाटर स्पोर्ट्स जैसे बनाना राइड, जेट स्की वगैरह उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ घोड़े की सवारी भी उपलब्ध है। इस शांत बीच पर आप लंबी वॉक का भी आनंद ले सकते हैं। अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद
एक शांत जगह बैठकर कुछ ही समय में होने वाले मनमोहक सूर्यास्त का भी आनंद ले सकते हैं। हरिहरेश्वर बीच पर अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के बाद चलिए अब चलते हैं पेट पूजा करने के लिए। कहां? हरिहरेश्वर एमटीडीसी बीच रेस्टोरेंट। हरिहरेश्वर बीच से अगर हम शाम 7 बजे निकले तो 15 मिनट के अंदर शाम करीबन 7:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये रेस्टोरेंट बीच से बहुत करीब होने के कारण यहाँ से आप सुंदर समुद्र के दृश्य का आनंद लेते हुए खाने का भी आस्वाद ले सकते हैं। त्वरित सेवा के साथ यहाँ आपको बढ़िया किस्म का वेज और नॉन वेज खासकर सी फूड व्यंजन मिलते हैं। हरिहरेश्वर एमटीडीसी बीच रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाकर अब हम होटल लौटेंगे। ओहो, दूसरे दिन पहुंच गए। इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है ना? आपके एक लाइक के लिए चलिए 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूं। कर दिया लाइक? बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। होटल में नाश्ता कर सुबह 9 बजे हम हरिहरेश्वर के हमारे होटल से चेकआउट करेंगे और बढ़ते हैं श्री हरिहरेश्वर मंदिर की ओर। आधे घंटे में करीबन सुबह 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मंदिर के परिसर में पार्किंग की अच्छी सुविधा है। मुख्य मंदिर श्री हरिहरेश्वर का है और दूसरा मंदिर श्री काल भैरव और माता योगेश्वरी जी का है। यहाँ दर्शन की विधि उत्तर काशी के समान ही है। पहले श्री काल भैरव जी का दर्शन लिया जाता है, फिर श्री हरिहरेश्वर मंदिर में श्री गणेश, नंदी और गरुड़ देवता का दर्शन लिया जाता है और उसके बाद ही श्री हरिहरेश्वर का दर्शन लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं श्री काल भैरव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि शतघ्न राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव ने ही श्री काल भैरव का अवतार निर्माण किया था और उन्हें सभी मंत्रों से युक्त आशीर्वाद भी दिया था। श्री काल भैरव के बगल में ही आदिशक्ति माता योगेश्वरी जी की सुंदर मूर्ति है। अब हम मुख्य श्री हरिहरेश्वर मंदिर चलते हैं। श्री हरिहरेश्वर मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि माता पार्वती लिंग रूप में विराजमान है। ऐसे कहते हैं कि महान ऋषि अगस्त्य की तपस्या के माध्यम से ही श्री हरिहरेश्वर, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात शिव और ईश्वर अर्थात ब्रह्मा यहाँ लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। इस क्षेत्र की 4 पहाड़ियां ब्रह्मगिरी, विष्णुगिरी, शिवगिरी और पार्वती हरिहरेश्वर की लिंग की संरचना से मिलती जुलती है। मंदिर परिसर में गणपति बाप्पा, श्री सिद्धि विनायक और हनुमान जी का मंदिर भी मौजूद है। दर्शन देने के बाद आप मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जो समुद्र और उसके आसपास के पहाड़ों और चट्टानों से होती हुई जाती है। ये काफी रोमांचक परिक्रमा है। परिक्रमा करने से पहले समुद्र की स्थिति अर्थात उच्च ज्वार और निम्न ज्वार या हाई टाइड, लो टाइड जरूर चेक करें। उच्च ज्वार या हाई टाइड के समय समुद्र का काफी मात्रा में पानी परिक्रमा मार्ग में आ सकता है, जो जोखिम भरा साबित हो सकता है। इस मार्ग पर मौजूद 100-150 सीढ़ियां चढ़ उतर के आपको यह परिक्रमा पूरी करनी पड़ती है। इसीलिए अगर छोटे बच्चे या सीनियर सिटीजन्स आपके साथ हैं, तो आप सोच समझकर ही परिक्रमा शुरू करें। चूंकि इस पूरे परिक्रमा की दूरी 1 कोस अर्थात लगभग 3 किलोमीटर है, इसीलिए इसे कोसाची प्रदक्षिणा भी कहा जाता है। विश्वास कीजिए, इस मार्ग से दिखने वाले विशाल चट्टानों से घिरे समुद्र के सुंदर दृश्य बहुत ही लुभावने हैं। जगह जगह यहाँ आप गुफाओं जैसी संरचनाएं भी देख सकते हैं, जो चट्टानों पर निरंतर टकराती समुद्र की लहरों द्वारा एकदम प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। परिक्रमा के मार्ग पर
और भी बहुत सारे छोटे छोटे तीर्थ स्थान हैं, जैसे कि कामधेनु तीर्थ, जहां आप गाय के आकार का पत्थर देख सकते हैं। गायत्री तीर्थ, जो एक छोटी सी गुफा में मीठे पानी का झरना है। विष्णुपद, जो परिक्रमा मार्ग पर ही एक विशाल पैर का निशान है। ऐसे विविध तीर्थ के दर्शन होते हैं। परिक्रमा दौरान समुद्र के पानी में उतरने का जोखिम कृपया ना ले, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। परिक्रमा पूरी कर आप वापस मंदिर के यहाँ पहुंच जाते हैं। श्री हरिहरेश्वर के पावन दर्शन के बाद करीबन दोपहर 12 बजे अब हम बढ़ते हैं वेळास गांव की ओर, जो प्रसिद्ध है ऑलिव रिडली टर्टल फेस्टिवल के लिए। महाबलेश्वर के पास उत्पन्न होने वाली सावित्री नदी हरिहरेश्वर में ही अरब सागर से मिलती है। नदी के एक किनारे पर रायगढ़ जिले का हरिहरेश्वर है, तो दूसरे किनारे पर है रत्नागिरी जिले का वेळास गांव। इस सावित्री नदी को पार करने के लिए यहाँ वेश्वी बागमंडले फेरी बोट सर्विस उपलब्ध है, जिसमें आप आपका वाहन भी ले जा सकते हैं और दूसरी ओर पहुंच सकते हैं। यहाँ से बोट हर 1 घंटे में निकलती है, तो जल्द से जल्द यहाँ पहुंचिए। इस नदी को पार करने के लिए फिलहाल ब्रिज का निर्माण भी शुरू है। जब बन के तैयार हो जाएगा तब आपको फेरी बोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जा सकोगे। 15 से 20 मिनट का बोट सफर तय कर हम दूसरी ओर से शुरू होने वाले रत्नागिरी जिले में प्रवेश करते हैं। यहाँ से आगे हम लगभग 6.5 किलोमीटर का सफर तय कर आखिरकार वेळास गांव पहुंच जाते हैं। वेळास एक छोटा सा गांव है और यहाँ भोजन और रहने हेतु होम स्टेज प्रसिद्ध हैं। मुझे 2 होम स्टेज पसंद आए हैं, टर्टल नेस्ट होम स्टे और श्री समर्थ कृपा होम स्टे। टर्टल नेस्ट होम स्टे आराम, माहौल, आतिथ्य और भोजन के मामले में निस्संदेह एक बढ़िया होम स्टे विकल्प है। ये एक कोंकणी शैली का घर है। यहाँ ऑथेंटिक और स्वादिष्ट शाकाहारी कोंकणी भोजन परोसा जाता है। यहाँ के ओनर मोहन उपाध्याय एक सच्चे प्रकृति प्रेमी, एक सच्चे कछुआ मित्र और एक ऐसे अवलिया है जो अपने तन, मन और धन से कछुआ संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। वे कछुआ संरक्षण, पक्षी, स्थानीय भोजन आदि पर बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं और पर्यटकों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी करते हैं। इनके आतिथ्य से आपको यहाँ बिल्कुल घर जैसा ही महसूस होता है। टर्टल नेस्ट होमस्टे जैसे ही श्री समर्थ कृपा होमस्टे भी एक अच्छा और बजट फ्रेंडली होमस्टे विकल्प है। श्री समर्थ कृपा होमस्टे के मालिक भी बहुत विनम्र हैं और यहाँ भी आपको एकदम घर जैसा ही अनुभव होता है। यहाँ आपको शाकाहारी के साथ ही मांसाहारी भोजन की भी सुविधा उपलब्ध है। केवल इन्हें पहले ही कॉल कर बता दीजिए। दोनों होमस्टेज बहुत बढ़िया है। चेक इन करे, फ्रेश हो जाए और यहाँ के स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। खाने के बारे में इनसे पहले ही बात कर लीजिए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर करीबन दोपहर 3 बजे अब हम चलते हैं पास ही में स्थित बाणकोट किला। आधे घंटे में दोपहर करीबन 3:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। बाणकोट किले तक पहुंचने की सड़क संकरी, घुमावदार और उथल पुथल वाली है। किले तक पहुंचने के लिए यहाँ अच्छी ड्राइविंग की आवश्यकता है। बाणकोट किला तुलनात्मक रूप से छोटा किला है। महाबलेश्वर से उद्गम होने वाली सावित्री नदी अरब सागर से जहां मिलती है, उसके बिल्कुल मुहाने पर बाणकोट किला सदियों से खड़ा है। 400-500 साल पहले यही खाड़ी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इस व्यापारिक मार्ग की रक्षा के लिए ही बाणकोट किला बनवाया गया था, जो हिम्मतगढ़ और फोर्ट विक्टोरिया के नाम से भी जाना जाता है। 1548 तक इस किले का इतिहास
ठीक से उपलब्ध नहीं है। 1548 में किले को आदिल शाह से पुर्तगालियों ने जीत लिया था। बाद में मराठा नौसेनाध्यक्ष सरखेल कान्होजी आंग्रे ने किले पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर हिम्मतगढ़ रख दिया। आगे चलकर सरखेल कान्होजी आंग्रे के बेटे तुड़ाजी आंग्रे और पेशवाओं के बीच हुए विवाद के कारण पेशवा ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया और तुड़ाजी के साथ युद्ध किया। 1755 में ब्रिटिश सेना ने किले पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर फोर्ट विक्टोरिया कर दिया। लेकिन इस किले को बनाए रखना आर्थिक रूप से व्यवहार्य सौदा नहीं, ये बात जानकर अंग्रेजों ने आखिरकार इसे पेशवाओं को लौटा दिया। बाणकोट किले की संरचना को देखें तो ये चौकोर आकार में है। किले के 2 द्वार हैं। खाड़ी का सामना करने वाला उत्तरी प्रवेश द्वार मुख्य द्वार है और पश्चिमी द्वार एक पठार पर खुलता है। मुख्य द्वार सुंदर पत्थर की मेहराबों से सुसज्जित है। इस द्वार के सामने ही एक भव्य तोप है जिस पर आज भी हम पुर्तगाल का शाही प्रतीक और 1797 ये वर्ष अंकित किया देख सकते हैं। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही दोनों ओर सैनिकों के लिए कमरे दिखाई देते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं किले के देवता का एक छोटा सा मंदिर भी आपको दिखाई पड़ता है। आगे बाईं ओर एक सीढ़ी है जिससे किले के ऊपर चढ़कर हम नगार खाना पहुंचते हैं, जहां से सावित्री नदी और अरबी समुद्र के संगम का मनमोहक दृश्य हम देख सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी आर्थर मैलेट की पत्नी सोफिया और उनकी केवल 32 दिन की बेटी एलेन बाणकोट खाड़ी में 13 नाविकों के साथ डूब गई थी। कहते हैं उनका शव किले के बेस के कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जिस जगह पर आज उनका एक छोटा सा स्मारक दिखाई देता है। इसे आर्थर सीट के नाम से भी जाना जाता है। महाबलेश्वर के प्रसिद्ध आर्थर सीट पॉइंट का नाम इसी के ऊपर से रखा गया है। उस पॉइंट की जानकारी मैंने महाबलेश्वर आइटिनरी में बताई है। नहीं देखी हो तो जरूर देखिए, ऊपर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। बाणकोट किला भले ही छोटा है लेकिन चारों ओर से सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। लेकिन किले की हालत आज की तारीख में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब किले के सिर्फ अवशेषों को ही देखा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश संरचना अब रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। बाणकोट किले की सैर करने के बाद अब हम बढ़ेंगे वेड़ास बीच। किले से अगर दोपहर 4:30 बजे निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 5 बजे हम वेड़ास बीच पहुंच जाते हैं। वेड़ास बीच प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक स्वच्छ बीच है और इसके किनारे पर लगे नारियल के पेड़ों की लंबी हरी रेखा प्राकृतिक शांति का आनंद बढ़ा देती है। वेड़ास बीच तक पहुंचने के लिए आपको अपने वाहनों को सड़क के पास पार्क करके थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। यहाँ जाते समय पैक्ड फूड्स और पानी की बोतलें अपने साथ जरूर रखें। काली रेत का ये बीच ऑलिव रिडली टर्टल फेस्टिवल या कछुआ महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। आप मार्च अप्रैल दरमियान यहाँ आते हैं तो आप इस महोत्सव का आनंद ले सकते हैं। ये टर्टल फेस्टिवल उन नन्हे कछुओं के जन्म के बारे में है जो अपने अंडे सेते हैं और अपने जीवन की यात्रा शुरू करने के लिए धीरे धीरे समुद्र की ओर रेंगते हुए बढ़ते हैं। इस सालाना महोत्सव का आयोजन वेड़ास गांव के ग्रामीणों द्वारा सह्याद्री निसर्ग मित्र नामक एक एनजीओ के साथ मिलकर किया जाता है। ऑलिव रिडली कछुओं को लंबे समय पहले ही लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया था। तब एक एनजीओ सह्याद्री निसर्ग मित्र ने 1992 में मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलकर खुद को कछुओं के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए समर्पित किया। प्रजनन के मौसम में मादा ऑलिव रिडली कछुए समुद्र में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर अंडे देने के लिए
वेड़ास बीच आती हैं और सैकड़ों अंडे देकर वापस चली जाती हैं। ये अंडे फिर स्वयं सेवकों द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। उन अंडों में से कुछ अंडे सेते हैं और कुछ नहीं। और फिर अंडों से निकले हुए छोटे छोटे बेबी टर्टल्स अपना पहला कदम विशाल नीले समुद्र की ओर बढ़ाते हैं। ये दृश्य बहुत ही मनोरम होता है, जिसे देखने के लिए हजारों पर्यटक वेड़ास बीच आते हैं। आज छोड़े गए कछुओं में से मादा कछुएं लगभग 16 साल बाद इसी जगह वापस अंडे देने आएगी, क्योंकि यह संपूर्णतः प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो ही आपको कछुओं के जन्म की प्रक्रिया देखने मिलती है। अंडे से निकला हर कछुआ उसी दिन वापस समुद्र में चला जाता है। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार होती है, सुबह 6 बजे के आसपास और शाम 5 बजे के आसपास। इस समय पर्यटकों को कछुओं को समुद्र में छोड़ने की पूरी प्रक्रिया देखने मिलती है। कछुओं को समुद्र में छोड़ते समय पर्यटकों के लिए बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। कृपया इन बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश ना करें। यदि आप उत्तेजना में इन बैरिकेड्स को पार करते हैं तो ये नन्हे नन्हे कछुए आपके पैर के नीचे आकर घायल हो सकते हैं, यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। एनजीओ सह्याद्री निसर्ग मित्र सभी पर्यटकों के लिए रात में एक वीडियो सत्र भी आयोजित करता है, जिसमें जागरूकता पैदा करने के लिए वेड़ास बीच के महोत्सव और कछुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। वेड़ास एक छोटा सा गांव है। अगर आप पूरी तरह से प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं तो वेड़ास की यात्रा अवश्य करें। एक और महत्वपूर्ण सूचना, वेड़ास बीच काफी धोखादायक माना जाता है, इसीलिए लोगों की सुरक्षा हेतु यहाँ पानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लेकिन आप यहाँ आराम से बैठकर कुछ ही समय में होने वाले मनमोहक सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। वेड़ास बीच पर टर्टल फेस्टिवल और सूर्यास्त को एंजॉय करने के बाद अब हम वापस हमारे होम स्टे लौटेंगे। अगर शाम 7 बजे वेड़ास बीच से निकले तो आधे घंटे के अंदर शाम 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। जब आपको भूख लगे तब डिनर कर लीजिए। कल हम मुंबई लौटेंगे तो बैग पैकिंग भी कर लीजिए। कल शाम अगर आपको कछुओं की जन्म प्रक्रिया देखना नसीब नहीं हुआ या अगर आप दोबारा वो अनुभव लेना चाहते हो तो आप आज सुबह वेड़ास बीच जा सकते हो। सुबह जल्दी 6 बजे तक पहुंच जाइए। इसके बाद होम स्टे वापस आइए और सुबह 9:30 बजे तक नाश्ता कर हम होम स्टे से चेकआउट करेंगे और श्रीवर्धन, माणगांव, कोलाड होते हुए मुंबई की ओर बढ़ेंगे। करीबन 109 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दोपहर करीबन 1 बजे हम इसी रास्ते पर मौजूद श्री अष्टविनायकों में प्रसिद्ध पाली गांव पहुंचते हैं, जहां विराजमान है श्री बल्लाळेश्वर। श्री बल्लाळेश्वर और मंदिर की डिटेल जानकारी मैंने एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग आइटिनरी में दे दी है। अष्टविनायक की आइटिनरी और ताम्हिणी घाट की आइटिनरी ऊपर और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जरूर देखिए। श्री बल्लाळेश्वर के पावन दर्शन के बाद चलिए अब मुंबई जाने वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं और कुछ 17 किलोमीटर की दूरी तय कर अब हम पेट पूजा करने चलते हैं दीक्षित भोजनालय। ऑथेंटिक महाराष्ट्रीय घरेलू भोजन पाने के लिए दीक्षित भोजनालय सबसे अच्छी जगह है। यहाँ मिलती अनलिमिटेड शाकाहारी थाली का तो जवाब ही नहीं। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आप थाली को देख अंदाजा लगा लीजिए। भाई साहब, यहाँ मिलने वाले मोदक के बारे में मैं क्या कहूँ, एकदम झकास। हालांकि इसे केवल सीमित स्टॉक में बनाया जाता है, इसीलिए आपको पहले फोन कर इनको थोड़ी बहुत आइडिया देनी होगी। अभी हम वैसे भी वापस घर ही लौट रहे हैं, तो आप इन्हें पहले ही ऑर्डर देकर मोदक पार्सल भी ले जा सकते हो। इसके अलावा
वे उचित कीमत पर विभिन्न प्रकार के पापड़ और कोकणी खाद्य पदार्थ भी बेचते हैं। जम के शॉपिंग कीजिए। दीक्षित भोजनालय में पेट भर खाना खाने के बाद हम मुंबई की ओर बढ़ेंगे। अगर हम दोपहर करीबन 3:30 बजे तक भी निकले तो मुंबई रात 8 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। आपके पास कुछ और दिनों का समय है तो आप हरिहरेश्वर के साथ ही श्रीवर्धन की भी सैर कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने ऊपर दे दी है। तो मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय।